हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में। इसके पहले हमने जो अपना लास्ट लेटेस्ट लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने समराइजेशन और सुपरनेटिंग के बारे में बात किया था। अभी ऑलमोस्ट आईपी एड्रेस के ऊपर हमारे लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं, तो आज हम लोग जो बात करेंगे अपने टॉपिक में वो है नेटवर्क डिवाइसेस के ऊपर। हम लोग आज समझेंगे कि नेटवर्क डिवाइसेस एक्चुअली होती क्या है और इनका एक्चुअल में काम क्या है। ठीक है, यहाँ से हमारी एक्चुअली नेटवर्किंग का जो लैब पोर्शन है वो शुरू होता है। हम लोग पहले यहाँ पे समझेंगे कि इनका नेटवर्क डिवाइसेस का एक्चुअल में काम क्या है, ये नेटवर्क में वर्क कैसे करती हैं। इसके बाद वन टू वन हम लोग आगे देखेंगे कि इनका कॉन्फ़िगरेशन पार्ट वगैरह कैसे होता है। तो सबसे पहली बात आती है, इसको समझने के लिए हम लोग आते हैं एमएस पेंट में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेटवर्क, जस्ट अ मिनट, नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि नेटवर्क डिवाइसेस होती क्या है। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं साइड में लाता हूं क्योंकि बाकी मैं यहाँ पे कुछ डायग्राम ड्रॉ करूंगा समझने के हिसाब से। तो एक्चुअल में जो नेटवर्क डिवाइसेस हैं, नेटवर्क डिवाइसेस बोलें या फिजिकल डिवाइसेस बोलें या फिर इनको नेटवर्किंग हार्डवेयर बोलें, ये सारे वर्ड्स एक ही हैं और सभी वर्ड्स का एक ही मीनिंग है। या तो नेटवर्क डिवाइसेस बोलें या फिजिकल डिवाइसेस बोलें या नेटवर्किंग डिवाइसेस बोलें, इनका एक ही काम है, दो हार्डवेयर को आपस में या दो नोड्स को या दो नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट कराना, उनके बीच डेटा का ट्रांजैक्शंस कराना। इन नेटवर्क डिवाइसेस का यही वर्क है। सिंपल से एकदम लैंग्वेज में समझें तो इनका मीनिंग यही आता है कि जब भी दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं या उनका एक नेटवर्क फॉर्म होता है, तो उन कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए जो डिवाइसेस यूज होती हैं, उन डिवाइसेस को नेटवर्क डिवाइसेस या फिजिकल डिवाइसेस या नेटवर्किंग हार्डवेयर्स कहते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है फ्रेंड्स कि मैं थोड़ा सा इसको अलग तरीके से समझाना चाह रहा हूँ। आप इसको समझने और समझाने के कई तरीके हैं। बेसिकली आपको वन टू वन भी हम बता सकते हैं कि ये नेटवर्क डिवाइस है जिसका नाम है हब, जो पहले यूज होती थी अब यूज नहीं होती। फिर ये स्विच है, फिर ये राउटर है, फायरवॉल है, एक्सेस पॉइंट है, वट एवर, NIC कार्ड है, RJ45 है, VPN का एक टनल बना लिया, वो सब तो एक एक करके सारी चीज़ों को समझाया जा सकता है। बट यदि कोई भी चीज़ एक माइंड मैप बना के समझा जाए, एक डायग्राम बना के समझा जाए, तो उसमें हमें ज़्यादा क्लैरिटी आती है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि हमेशा मैं भी जब भी कोई चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ अपने आप को, तो पहले मैं उसका एक डायग्राम क्रिएट करता हूँ, उसकी कनेक्टिविटी स्टेबल करता हूँ और समझता हूँ कि मेरा ट्रैफिक का फ्लो कैसे हो रहा है। तब जाके वो क्लियरली मेरे माइंड में आ जाता है और वो आगे के लिए भी काम आता है। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा नेटवर्क जस्ट डेवलप करेंगे और समझते हैं कि जब मेरा नेटवर्क में डेटा का फ्लो होता है तो कैसे कैसे हमें बीच बीच में डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है, वो डिवाइसेस क्या होती हैं, वहां से सारा कुछ फंडामेंटल मेला हमारा क्लियर होता चलेगा। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक ABC इस नाम की एक छोटी सी एक कंपनी आई। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एक कंपनी आई ABC नाम की। ठीक है, काफी छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन था, एकदम से छोटे लेवल से एक स्टार्टअप होता है, कुछ आदमी मिलके या सिंगल पर्सन मिलके जैसे भी एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करते हैं ABC नाम से। और उन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया या जो अपना बिजनेस डेवलप किया, समझ लेते हैं जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि एक छोटा सा बिजनेस मॉल या कुछ भी उन्होंने डेवलप किया। एक ABC नाम की कंपनी है जिन्होंने अपना यहाँ से BUSINESS एक बिजनेस का उन्होंने स्टार्टअप किया यहाँ से। ठीक है, अब होगा क्या, बिजनेस की स्पेलिंग करेक्ट है,
लेट मी चेक इट। एक्चुअली क्या है, गलत चीजें बोलने से अच्छा है कि BUSINESS, राइट। तो एक छोटा सा बिजनेस का स्टार्टअप होता है, ABC नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन खुलती है, जिन्होंने सोचा कि मैं एक अभी जस्ट स्टार्टअप करता हूँ, एक मॉल ओपन करता हूँ, जहाँ पे मैंने एक छोटी सी 2-4 1 या 2 फ्लोर की एक 100 बाई 100 के एरिया में एक प्लॉट लिया, वहाँ पे एक छोटा सा बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया और एक छोटा सा मॉल टाइप का हमने एक बिजनेस एक स्टार्ट किया। अब वहाँ पे क्या हुआ कि अलग अलग फ्लोर में 1 2 3 कंप्यूटर्स रखे हुए थे, ठीक है। तो तीनों कंप्यूटर्स के बीच में कनेक्टिविटी के लिए हमें किसी एक IT एक्सपर्ट को हमने बुलाया और उनसे बात किया कि एक छोटे से छोटे बजट में हमें इन तीनों कंप्यूटर्स को आपस में कैसे कनेक्ट करके आप दे सकते हो। और एक हमारा एप्लीकेशन सर्वर है, जिसको वो तीनों सर्वर जो अलग अलग सिस्टम या डेस्कटॉप या नोट्स कुछ भी कहें, जो अलग अलग फ्लोर पे रखे हुए हैं, वो उस एप्लीकेशन सर्वर के URL को एक्सेस करेंगे और अपना डेटा एंट्री वगैरह जो डेली के बिजनेस होगा वो करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एक कंपनी का एप्लीकेशन सर्वर है, एप्लीकेशन सर्वर है, ठीक है। ये मेरा एक हो गया एप्लीकेशन सर्वर। अब यहाँ पे क्या हुआ, सपोज यहाँ पे मैं 3 फ्लोर भी डेवलप कर देता हूँ। यदि यहाँ से हम बात करें तो सपोज मेरा फर्स्ट फ्लोर हो गया, सेकंड फ्लोर हो गया और थर्ड फ्लोर हो गया। तीनों फ्लोर में मेरे एक एक कंप्यूटर्स रखे हुए हैं। तो इस टाइप से कुछ हमारे कंप्यूटर्स सपोज यहाँ पे लग गए। Ctrl Z। अब जस्ट कंसीडर कर लीजिए कि ये मेरे तीनों कंप्यूटर्स ऐसे यहाँ पे हो गए। इनको मैं यहाँ पे एक एरो बटन से ऐसे बता देता हूँ, ठीक है। हुआ क्या, तीनों फ्लोर में एक एक कंप्यूटर रखे हुए हैं, बट एक छोटा सा काफी छोटा सा बिजनेस है जिसमें मेरे बजट का ज्यादा इशू है और मैं ज्यादा वहाँ पे एक्सपेंस करना नहीं चाह रहा हूँ, या जो बिजनेस ऑनर है वो ज्यादा एक्सपेंस करना नहीं चाह रहे हैं। तो सिंपल सा एक बात नेटवर्क इंजीनियर से उन्होंने बात की और उन्होंने एडवाइज किया कि आप एक लो बजट में छोटा सा 8 पोर्ट का अनमैनेजेबल डिवाइस, जिसको आप यहाँ तो या तो हब बोल लीजिए या अनमैनेजेबल, आज के टाइम में लेटेस्ट टाइम में स्विच बोलते हैं, मैं हब बोल के चलता हूँ। थोड़ा सा मैं एक्चुअली नेटवर्क डिवाइसेस की क्लैरिटी देना चाह रहा हूँ, तो उस हिसाब से मैं बोलता हूँ कि एक यहाँ पे हब लगा दिया हमने, जो 8 पोर्ट का हब है। ऐसे करके सपोज 8 पोर्ट यहाँ पे हो गए, मैं ऐसा कंसिडर कर लेता हूँ। ये 8 पोर्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गए। 8 पोर्ट का एक हब यहाँ पे लिया गया और उससे सारे तीनों डेस्कटॉप को आपस में यहाँ पे कनेक्ट किया और इस सर्वर को भी यहाँ से उसने सिंपली यहाँ पे इस हब से कनेक्ट कर दिया। अब ये आपस में कम्युनिकेशन करेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसी डिवाइस नहीं या इतना बड़ा नेटवर्क ही नहीं है कि दूसरे को डिवाइस लगाने की जरूरत पड़े। तो सीधा सा नेटवर्क इंजीनियर यहाँ पे आया, उसने बोला कि एक आप हब लीजिए और इन सभी सिस्टम में एक मैं नेटवर्क का IP बोलता हूँ, ये IP को आप लिख लीजिए। सपोज 192.168 आपके 3 कंप्यूटर हैं, तो आप 6 IP लगभग ले लीजिए। 3 कंप्यूटर अभी रख रहे हैं, इन केस इन फ्यूचर आप 3 कंप्यूटर आप एक्सटेंड भी करते हैं, तो उनके लिए भी आपके पास रिजर्व रखे 3 IP आप रखिए, जो प्राइवेट IP है, जिसको आपको कोई पे वगैरह करना नहीं है। तो आप 6 IP का एक नेटवर्क डेवलप कर लीजिए, 192.168 1.0 और स्लैश इसको आप ले लीजिए 29।
अभी हम पीछे सारा कुछ देख के आ रहे हैं, सबनेटिंग कैसे करते हैं, वीएलएसएम कैसे करते हैं, ठीक है। वहां से आपको क्लैरिटी इन सब चीजों की हो रही है कि /29 का मतलब क्या है। जब आप /29 लेते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आईपीज 8 मिलती हैं, ठीक है। 8 का आपका, क्योंकि होगा क्या यहाँ पे, जब आप /29 लेंगे, ये क्लास सी का आईपी है, तो 24 बिट डिफॉल्ट में इसकी मास्किंग की होती है, और 5 बिट आप और लेंगे, तो जब आप 5 बिट लेंगे तो 128, 64, 32, 16 और 8 का ब्लॉक साइज यूज करेंगे। तो आप 8 का ब्लॉक साइज यूज करेंगे, मीन्स यहाँ पे आप जो बिट ऑन कर रहे हैं वो 5 बिट और ऑन कर रहे हैं, तो 24 + 5/29 हो गया। तो आपको जो CIDR की वैल्यू आई, जो मास्किंग की वैल्यू आई, वो /29 हो गई। और यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ आपको आईपीज मिलेंगी वो 8 मिलेंगी। 8 आईपी में से आपका पहला आईपी एनआईडी निकल जाएगा, लास्ट आईपी बीआईडी हो जाएगा, जो टोटल वैलिड नंबर ऑफ आईपीज मिलेंगी वो 6 मिलेंगी, ठीक है। तो 6 वैलिड, ये आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। 6 आईपीज आपको यहाँ पे टोटल मिल रहे हैं, जिसमें से 3 आईपी हम वहाँ पे यूज कर रहे हैं, और 3 आईपी को हम रिजर्व करके यहाँ पे रख देंगे। मैं एक चीज और आपको बता देता हूँ, इतना डाउट में नहीं रखना। आजकल तो ऑनलाइन भी काफ़ी सारे कैलकुलेटर अवेलेबल हो गए हैं, जहाँ से आप इजीली सबनेटिंग वीएलएसएम कैलकुलेट कर सकते हैं। बट आपको पता होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि बैक एंड में जो प्रोसेस हो रही है वो प्रोसेस हो क्या रही है, सबनेटिंग बैक एंड में कैसे हो रही है, वीएलएसएम बैक एंड में कैसे हो रही है, ठीक है। कई बार ऐसा हो जाता है कि एकदम से आपको इंटरनेट इन चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ी, किसी ने बोला /30 ये एक आईपी है, इसका /30 में आप यूज करके 2 आईपी आप पकड़िए और सीधे राउटर में कॉन्फ़िगर कर दीजिए। तो आपके दिमाग में पता होना चाहिए कि बैकएंड में कॉन्सेप्ट क्या चल रहे हैं। यदि आप आईपी कैलकुलेटर की आईपी कैलकुलेटर्स काफ़ी सारे ऑनलाइन अवेलेबल हो गए हैं। जैसे मैं यहाँ पे सीधा से आता हूँ, इसको आप ड्रॉप करेंगे, यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट में नेटवर्क लेके रखा है, मैं इसको बोलता हूँ 1.0 स्लैश, मैं यहाँ पे 29 यूज कर रहा हूँ, और इसको आप कैलकुलेट करिए। जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि आपका जो नेटवर्क है वो ये नेटवर्क ही है, एनआईडी आपकी परफेक्ट है, मीन्स एनआईडी यही है। इसमें जो ब्रॉडकास्ट का एड्रेस मिलेगा 1.7 मिलेगा, मीन्स जो लास्ट की आईपी है वो 1.7 है। आपका जो पहला आईपी है, जो फर्स्ट वैलिड आईपी है 1.1 है, और जो आपका लास्ट वैलिड आईपी है वो 1.6 है। मीन से बोला, जो होस्ट यहाँ पे आपको मिलेंगे 6, मीन जो वैलिड आईपी मिलेंगे वो 6 आप यूज कर सकते हैं। यदि एनआईडी और बीआईडी को भी ऐड कर लेंगे तो 8 आईपी हो जाएंगे। तो इस तरह आप ऑनलाइन भी कैलकुलेट करके समझ सकते हैं, बट आपको पता होगा प्रोसेस, तभी आप समझ पाएंगे। फिर यहाँ पे बाइनरी कन्वर्जन और ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हम बात कर रहे थे नेटवर्क डिवाइसेस का। एक नेटवर्क इंजीनियर से एबीसी कंपनी ने उससे कंसल्ट किया और बताया कि भैया हमारा एक छोटा सा ऑफिस है जो 3 फ्लोर का है, तीनों फ्लोर में एक एक कंप्यूटर है, मेरा बजट काफ़ी लो है, एक मेरा एप्लीकेशन सर्वर है, उस एप्लीकेशन सर्वर से आप मेरे तीनों कंप्यूटर्स को आप कम्युनिकेट करा दीजिए, मेरा एप्लीकेशन ऑलरेडी डेवलप्ड है, और जो जिसने एप्लीकेशन बनाया है उससे हम यूआरएल लेके और उनको यूज करके डेली का हमारा जो बिजनेस होगा उसमें डेटा एंट्री वगैरह मेरी प्रॉपर हो जाएगी। तो सिंपल सा तीनों कंप्यूटर्स यहाँ पे लिया, तीनों कंप्यूटरों के एक हब लिया या अनमैनेजेबल स्विच लिया जिसको मैनेज नहीं कर सकते हैं, और यहाँ से हमने एप्लीकेशन सर्वर को भी इसी से कनेक्ट किया, और एक पूल लिया /29 का। इन सभी में हम एक एक स्टैटिक आईपी, सपोज मैंने यहाँ पे डाल दिया, इसमें जो मैंने आईपी डाली 192.168 1.1 डाल दी, यहाँ पे जो मैंने आईपी डाली 1.2 डाल दी, और यहाँ पे जो मैंने आईपी डाली 1.3 कर दिया। ये तीनों आईपी हमने यहाँ पे लगा दिया, और एक आईपी सपोज हमने सर्वर को दे दिया 192.168.1.4। अब ये सारे सिस्टम आपस में कम्युनिकेट करने लगेंगे थ्रू हब। तो हब की प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या हुई, हब की प्रॉपर्टी ये हुई कि ये सेम टाइप के एक ही सबनेट, जब एक ही सबनेट हो उसको आपस में ये कम्युनिकेट करा सकता है, डिफरेंट टाइप के सबनेट्स को आपस में कम्युनिकेट नहीं करा सकता। हब एक ऐसा डिवाइस है जो सेम टाइप के सबनेट को आपस में कम्युनिकेट करा देता है। इसका जो कॉलिजन डोमेन होता है, जो इसका ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है, वो एक ही डोमेन होता है। अब ये टेक्निकल वर्ड को सिंपल सा ऐसा समझें कि इसके ऊपर सपोज जब सपोज यहाँ पे 8 पोर्ट हैं,
इसके किसी भी एक पोर्ट के ऊपर कोई और यूजर यहाँ से कनेक्टेड है, या जो इनमें से 3 यूजर कनेक्टेड हैं, वो किसी एक पोर्ट के ऊपर अपना ट्रैफिक जब भी उनका आएगा, तो वो सिंपल सा उस ट्रैफिक को ब्रॉडकास्ट कर देगा बाकी सारे जितने पोर्ट हैं उनके ऊपर। तो होगा क्या, इसको सपोज 1.3 ने एक ट्रैफिक यहाँ से भेजा, एक एंट्री की, वो एंट्री इसके पास आई, उसने इस एंट्री को उठाया और सीधा अपने सारे पोर्ट्स के ऊपर ब्रॉडकास्ट कर दिया। वो देखेगा कि हाँ ये जाना किसके पास, हब को ये नहीं पता रहता कि किसके पास, वो जैसे ही ब्रॉडकास्ट करेगा जो डिवाइस जिस पोर्ट से कनेक्टेड है, मींस एप्लीकेशन सर्वर जिस पोर्ट से कनेक्टेड है, वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि ये मेरे लिए ट्रैफिक आ रहा है और उस ट्रैफिक को यहाँ से कैप्चर कर लेगा। हब से इससे कोई मतलब नहीं होता, हब इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं होती, या हब अपने अंदर मैक टेबल वगैरह मेंटेन नहीं करता। उसके ऊपर कोई भी जो ट्रैफिक आता है सिंपल सा उसको उठा के वो सारे पोर्ट के ऊपर ब्रॉडकास्ट कर देता है। अब हब के कुछ टाइप्स भी पहले हब के कुछ टाइप्स भी आते थे, या अब तो क्योंकि हब यूटिलाइजेशन में है ही नहीं, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है। अनमैनेजेबल 8 पोर्ट के कुछ स्विचेस यूज हो रहे हैं, हब नाम की डिवाइस तो अभी मार्केट से ऑलमोस्ट हट चुकी है। तो पहले जो हब आते थे वो 2 टाइप के हब आते थे, एक तो जिसको हम बोलते थे एक्टिव हब और एक पैसिव हब। दो एक्टिव हब में क्या होता था कि ये इस हब को ऑन करने के लिए हमें पावर की जरूरत पड़ती थी, और ये सारे फीचर्स इसके यही होते थे, नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस है, ठीक है, ये ट्रैफिक को ब्रॉडकास्ट करता है, ठीक है। और हब का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज एक ये है कि ये हमेशा हाफ डुप्लेक्स में कम्युनिकेशन करता है। फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, ये क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स का मतलब ये हुआ कि जब पोर्ट ए से सपोज मेरा 1.3 कनेक्टेड है और उसने एक ट्रैफिक यहाँ से भेजा इसके लिए सर्वर के लिए, तो एट अ टाइम सर्वर अपना कोई भी ट्रैफिक पोर्ट नंबर 1 से 1.3 के लिए कोई भी ट्रैफिक सेंड नहीं कर पाएगा। मींस एक पोर्ट से एक टाइम पे वन वे कम्युनिकेशन होता है, या तो ट्रैफिक मेरा सेंड हो जाएगा या तो मेरा ट्रैफिक रिसीव हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा चार्जिंग पे डाल दिया हूँ, एक्चुअली मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज हो रहा था। तो एक छोटा सा मेरा बिजनेस यहाँ पे डेवलप हुआ, और बिजनेस में हमने एक आईटी के पर्सन से कंसल्ट किया। उन्होंने बताया कि आपका सिंपल सा नेटवर्क है, 3 डिवाइसेस को एक सर्वर से कम्युनिकेट कराना है। आपने एक हब लगाया और स्टैटिक आईपी असाइन किया, सारे डिवाइसेस के बीच में आपस में कम्युनिकेशन होना शुरू हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि कुछ दिनों तक ये बिजनेस अच्छा चला। बिजनेस चलते चलते इनको लगा कि अब मुझे मेरा मार्केट अच्छा बन गया है या मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो मुझे थोड़ा सा बिजनेस इसी सिटी में कुछ दूसरे तीसरी ऐसी दूसरे एरिया से, सपोज एक 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर का एक सिटी है, वहां से ऐसा इनको लगा कि जो नॉर्थ साइड से कुछ लोग रह रहे हैं उसी सेम सिटी के अंदर, उनको मेरा प्रोडक्ट अच्छा पसंद आ रहा है और वो लोग यहाँ से यहाँ परचेस करने आते हैं। कई बार लोगों ने बोला भी कि ये बिजनेस यदि उस एरिया में हो जाए तो आपका मार्केट और अच्छा हो जाएगा, और वहाँ पे बिजनेस यदि अवेलेबल लोकल अवेलेबल हो जाता है तो मार्केटिंग आपकी और अच्छी बढ़ेगी, हमें परचेसिंग में भी इजीली रहेगा और आपका मार्केट भी अच्छा होगा। तो एबीसी कंपनी ने दिमाग लाया कि सही है, थोड़ा सा कस्टमर फ्रेंडली बनना पड़ेगा, और उन्होंने दिमाग लाया कि हम अपने बिजनेस को थोड़ा सा बढ़ाते हैं और सेम सिटी पे एक और एरिया में हम लेके जाते हैं और वहाँ पे एक थोड़ा सा बड़ा ऑफिस डेवलप करते हैं। बिजनेस को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं क्योंकि उस एरिया से ज़्यादा कस्टमर हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, उनको प्रॉब्लम होती है और बिजनेस भी इसी उसमें हमारा बढ़ जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि इस बार एक थोड़ी सी बड़ी बिल्डिंग लिए। ठीक है, एक बड़ी सी बिल्डिंग लिया, वहाँ पे 2 3 4 फ्लोर 5 फ्लोर उन्होंने बढ़िया कंस्ट्रक्शन करवाया, सारी बिल्डिंग्स प्रॉपर तरीके से रेडी हो गई। अब उन्होंने आईटी वालों को बोला कि ऐसा करिए कि जो मेरा एप्लीकेशन सर्वर यहाँ पे चल रहा है, सेम एप्लीकेशन सर्वर मेरा दूसरे साइड पे भी रीचेबल होना चाहिए, जो जो मेरा दूसरा ऑफिस ओपन हुआ है वहाँ भी होना चाहिए। तो इसको मैं समझ के ऐसा चलता हूँ कि इसको हम लोग बोल देते हैं, यहाँ पे बोल देते हैं कि ये मेरा हो गया ब्रांच 1। ठीक है, और यहाँ पे जो मेरा डेवलप हुआ ये हुआ ब्रांच 2। ठीक है, तो एक ब्रांच 2 करके हमारा एबीसी कंपनी ने एक अपना नया ऑफिस डेवलप किया। अब यहाँ पे इनका रिक्वायरमेंट आया कि इस बार मेरे पास थोड़े से ज्यादा यूजर हैं, नंबर ऑफ जो यूजर रहेंगे, या कहना चाहिए कि यहाँ पे यूजर तो नहीं, एक अच्छा सा वर्ड यूज करें, EMPLOY, जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं लगभग यहाँ पे 100 रहेंगे। थोड़ा सा बिजनेस हमने बढ़ाया है,
जहाँ पे 3 या 4 बंदे काम कर रहे थे, अब यहाँ पे नंबर एम्प्लॉइज हमारे पास 100 होंगे। उस हिसाब से नेटवर्क इंजीनियर को बुलाया गया और बताया गया कि हमें यहाँ पे 100 यूजर का एक नेटवर्क डेवलप करके दीजिए। जो पुराना हमारा एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन सर्वर है, सेम एप्लीकेशन सर्वर को हम यहाँ पे एक्सेस करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो नेटवर्क इंजीनियर ने पूछा कि थोड़ा सा कॉस्ट यहाँ पे ज़्यादा जाएगी, आपका बजट वगैरह अलाउ कर रहा है ना? तो उन्होंने बोला ठीक है, आप हमको एक बिल ऑफ क्वांटिटी जिसको बीओकी वगैरह बोलते हैं, ठीक है, तो बीओकी या बिल ऑफ मटेरियल, बॉम भी कई लोग बोलते हैं, बीओएम बिल ऑफ मटेरियल या बीओकी बिल ऑफ क्वांटिटी, इस टाइप के वर्ड्स यूज होते हैं जब आप रियल इंडस्ट्री में आएंगे। तो एक बीओक्यू प्रॉपर तरीके से नेटवर्क इंजीनियर ने बनाया कि आपको 100 यूजर के हिसाब से आपको इतने स्विचेस लगेंगे और ये डिवाइसेस लगेंगी। तो हुआ क्या कि यहाँ पे नेटवर्क इंजीनियर ने बताया कि अब आपका काम हब से नहीं चलने वाला, क्योंकि नंबर ऑफ यूजर्स आपके पास, नंबर ऑफ एम्प्लॉय 100 हो गए हैं, पहले आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉय 3 थे। तो अब यहाँ पे आप एक काम करिए, थोड़ा हब से इंटेलिजेंट डिवाइस एक यहाँ पे यूज करिए, एक ऐसी डिवाइस यूज करिए जो हब से थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट हो, जिसका प्रोसेसिंग थोड़ा सा फास्ट हो, जो अपने अंदर कुछ मेमोरी या कैपेसिटी जो रखती हो, जो माइक एड्रेस टेबल बनाती हो, ठीक है, जो यूजर्स की डिटेल रखती हो, इस टाइप का कोई ऐसा डिवाइस लीजिए। जो डिवाइस मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, सपोज स्विच लीजिए, थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा बट आपका नेटवर्क परफॉर्मेंस वगैरह अच्छा रहेगा। तो ठीक है, कंपनी ने सोचा कि चलो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, और बिजनेस तो ऑलरेडी अपना अच्छा चल ही रहा है। तो सपोज यहाँ पे 48 पोर्ट के 2 स्विच लेने में तो काम चलेगा नहीं, तो यहाँ पे उन्होंने 3 स्विच इंस्टॉल करा लिया। ठीक है, इसी बिल्डिंग के अंदर 3 स्विच उन्होंने इंस्टॉल करा लिया। एक सपोज इतने वाले एरिया में हमारा एक डेटा सेंटर टाइप का छोटा सा एक ऑफिस डेवलप किया, जहाँ पर नेटवर्क रैक लगाया, डेटा सेंटर तो नहीं बोलना चाहिए, एक नेटवर्क रैक लगाया, 9U 6U या जिस टाइप का 12U 24U 42U जितने बड़े रैक की जरूरत है। सपोज ये जो रिक्वायरमेंट है हमारा 12U के रैक में, 24U के रैक में, तो बड़ी आसानी से फिट हो जाएगा। तो ये सारे वर्ड्स क्या भी आपको समझने पड़ेंगे जब आप रियल इंडस्ट्री में आएंगे। तो रैक वगैरह का भी सिलेक्शन कैसे करेंगे, कितने इक्विपमेंट्स आप उस रैक में इंस्टॉल करने वाले हैं, उस हिसाब के उसका कैलकुलेशन होता है। तो एक सपोज 24U का एक यहाँ पे 24U का एक नेटवर्क रैक लिया और इस बिल्डिंग में उसने यहाँ पे इंस्टॉल कराया, और उसके अंदर 3 स्विचेस डाल दिए। जो स्विच का कैपेसिटी है वो है 48 पोर्ट का। तीनों स्विचेस की जो कैपेसिटी है वो है 48 पोर्ट के स्विच हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, एक यहाँ पे नेटवर्क मेरा चल रहा था 192.168.1.0 का, यहाँ नंबर ऑफ यूजर्स ज्यादा हैं, तो मैं चाहूँ कि सेम का यदि मैं चाहूँ तो यूज कर सकता हूँ सेम नेटवर्क भी, बट आने वाले टाइम में सपोज मेरे यहाँ पास कुछ और यूजर बढ़ गए, और यहाँ पास तो ऑलरेडी मेरे पास आईपी रिजर्व, हम खाली 2 आईपी हमारे पास बची हैं, 4 आईपी हम यूज करके रखे हैं, 2 आईपी बची हैं, तो 2 आईपी में तो मेरा यहाँ पे काम चलने वाला नहीं है। तो हमें एक यहाँ पे अलग से सबनेट डेवलप करना पड़ेगा। तो इस बार आप चाहे क्लास ए का ले लीजिए, क्लास सी का ले लीजिए, हमने सपोज यहाँ पे क्लास ए का एक ले लीजिए, 10.127 40.0/24 का एक हमने ये सबनेटेड क्लास ए का नेटवर्क है जो सबनेटेड है। ठीक है, इसका VLSM किया हुआ है प्रॉपर, जहाँ पे जो होस्ट बिट है ये लास्ट में 8 बिट होस्ट के हैं, जहाँ पे हमें 255 नंबर ऑफ IPs मिलेंगी। ये NID हो गई 40.1, सॉरी 40.0 मेरी NID हो गई, और 1 से लेकर के 254 तक हमें वैलिड IPs मिलेंगी, 255 मेरा ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो जाएगा। तो हुआ क्या, यहाँ पे एक हमने नया नेटवर्क पूल ले लिया, और यहाँ पे अब 2 तरह से ये IPs का कॉन्फ़िगरेशन, एम्प्लॉइज हमारे 100 हैं, सभी के पास एक एक लैपटॉप या डेस्कटॉप है। उन सभी को यदि मुझे IP देना है तो 100 यूजर्स को एक एक IP दे जाके स्टैटिकली असाइन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो नेटवर्क इंजीनियर ने बोला कि हम एक काम करते हैं, यहाँ पे DHCP सर्वर एक डेवलप कर देते हैं आपके स्विच के अंदर, जहां से आपके और ये तीनों स्विचेज आपस में एक दूसरे से अपलिंक पोर्ट के थ्रू ऐसे कनेक्टेड रहेंगे। ये आपस में ऐसे एक दूसरे से
कनेक्टेड रहेंगे। तो सिंपल सा एक कैट 6 का आप केबल लेंगे, इसके किसी भी एक पोर्ट से इसके किसी भी एक पोर्ट पे आईपी डाल देंगे, सॉरी कनेक्शन डाल देंगे, और इस दूसरे नंबर के पोर्ट के स्विच से यहाँ पे एक आप कनेक्शन डाल देंगे। तो ये जो आपके स्विच हैं, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, SW1 स्विच 1, SW2, और ये आपका हो गया SW3। तो ये आपने 3 स्विचेज लिए। सपोज आपने थर्ड स्विच के अंदर है, फर्स्ट स्विच के अंदर कहीं भी एक DHCP सर्वर डेवलप किया, और यहाँ से कैट 6 का एक पैच कोड आपने सिंपल सा लिया। अब ये पोर्ट आपके स्विचेज के ऊपर जो अवेलेबल है, आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस हिसाब से आपने फास्ट इथरनेट पोर्ट या गीगाबिट पोर्ट आपने लिए। यहाँ पे एक चीज और मैटर करेगी कि गीगाबिट पोर्ट्स लेते हैं तो उनका कम्युनिकेशन फास्ट रहेगा, क्योंकि गीगाबिट पोर्ट की स्पीड आपको 100 गीग के आस 100 Mbps की मिलेगी, ठीक है, सॉरी 1000 Mbps की मिलेगी। और जो फास्ट इथरनेट पोर्ट यदि आप लेते हैं तो 100 Mbps तक मैक्सिमम कम्युनिकेट करा के देगा आपको। तो आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है, उस हिसाब से आपने गीगाबिट पोर्ट का स्विच या फिर आपने फास्ट इथरनेट पोर्ट स्विच फास्ट इथरनेट पोर्ट के स्विच आपने परचेस किया, रैक में उसे इंस्टॉल कर दिया। आप जैसे यहाँ पे एक DHCP सर्वर डेवलप करते हैं और ये आपस में इंटरकनेक्शन करते हैं तीनों स्विचेस का पैचवर्ड के थ्रू, तो आपकी सिंपल सा DHCP सर्वर आईपी यहाँ पे फ्लो करने लगेगा। अब DHCP सर्वर होता क्या है, उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, एक DHCP बनाना हो या मल्टीपल DHCPs बनाना हो, फिर अलग अलग DHCP बनाना हो अलग अलग विलेंस के लिए, वो सारा कुछ आदमी आगे अभी हम लोग उसमें बात करेंगे, उसके बारे में डिटेल से समझेंगे, उसकी लैब करेंगे, और रियल इंडस्ट्री में कैसे कैसे यूज होता है उन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में समझ रहे हैं। तो हुआ क्या कि आपने तीनों स्विचेस को यहाँ पे इंस्टॉल किया, और एक आपने पूल लिया, DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर किया, तीनों को इंटरकनेक्ट किया। अब होगा क्या कि जैसे भी यहाँ पे आपके जो भी यूजर्स बैठेंगे, सपोज यहाँ पे 1 2 ऐसा 2-3 यूजर हम बना देते हैं, अभी ज्यादा नहीं बनाते हैं क्योंकि इसमें टाइम अपना जा रहा है। यहाँ से जैसे ही आपने इनको इंटरकनेक्शन किया, आप जैसे ये स्विच यहाँ पे कनेक्ट होगा, इसका RJ45 जो पोर्ट होता है, जिसको लैन कार्ड, जिसको NIC कार्ड भी बोलते हैं, NIC कार्ड ऑटोमेटिक पोर्ट अप होगा और अपना IP एड्रेस फाइंड करना शुरू करेगा। तो उसको पता चलेगा कि यहाँ पे हाँ DHCP कॉन्फ़िगर्ड है। तो ये क्या करेगा, एक डोरा प्रोसेस होता है, वो सब अपन आगे बात कर लेंगे। ये सिंपल सा अभी इसको एक इन तीनों को एक एक IP एड्रेस असाइन करा देगा, और इनका एक मैक टेबल की एंट्री कर लेगा कि तीनों एड्रेसेस, तीनों डेस्कटॉप या लैपटॉप का या नोड्स का मैक एड्रेस ये है, और उनको हमने ये IP असाइन की हुई है। अब हुआ क्या कि एप्लीकेशन सर्वर तो हमारा इधर रखा हुआ है, जो मेरा पहला वाला ऑफिस है। इन सभी यूजर्स को वो एप्लीकेशन यहाँ पे एक्सेस करना है। यहाँ पे जो नेटवर्क चल रहा है अलग चल रहा है, यहाँ पे जो नेटवर्क चल रहा है अलग चल रहा है। तो अभी आप समझ चुके होंगे मेरे हिसाब से कि हब का क्या यूज है और स्विच का क्या यूज है। स्विच थोड़ा सा इंटेलिजेंट डिवाइस होता है जो मैक एड्रेसेस वगैरह मेंटेन कर, मैक एड्रेस का एक पूरा टेबल मेंटेन करता है। इसकी खुद की कुछ मेमोरी होती है जहाँ पे मैक एड्रेस का टेबल मेंटेन करता है, ठीक है। और इसमें जो कोलिजन डोमेन होता है, इसका भी स्विच का भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही होता है कि इसके ऊपर जो भी ट्रैफिक आएगा उस ट्रैफिक को उठा के वो सभी पोर्ट्स के ऊपर ब्रॉडकास्ट कर देगा। तो स्विच का भी प्रॉपर्टी यही है, स्विच भी क्या करता है कि ट्रैफिक को ब्रॉडकास्ट करता है। बट कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे आए जैसे कि वीलैन बना वगैरह बना के कॉन्फ़िगर करके स्विच का जो ब्रॉडकास्ट डोमेन है, उस ब्रॉडकास्ट डोमेन को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कि सपोज स्विच के पोर्ट नंबर 1 के ऊपर कोई भी ट्रैफिक आता है तो वो ट्रैफिक खाली 1 से लेकर के 8 तक के पोर्ट के ऊपर ही ब्रॉडकास्ट हो, बाकी जो उसमें पोर्ट बच रहे हैं वहां पे ये ट्रैफिक ब्रॉडकास्ट होके ना जाए। तो ये सब कॉन्फ़िगरेशन भी हम लोग कर सकते हैं, इसलिए स्विच थोड़ा सा इंटेलिजेंट डिवाइस होता है जो मैक एड्रेसेस वगैरह का मैक टेबल मेंटेन करता है। इसकी खुद की मेमोरी होती है, ठीक है। तो ये हब और स्विच में बेसिक सा डिफरेंट हो गया। अब हुआ क्या कि इन दो ब्रांचेज को आपस में कम्युनिकेट कराना है, तो नेटवर्क इंजीनियर को एक यहाँ पे लेयर 3 डिवाइस की जरूरत पड़ी। अब वो लेयर 3 डिवाइस कुछ भी आप ले सकते हैं। सपोज यहाँ पे एक हमने अभी के लिए फिलहाल को समझने के लिए एक राउटर ले लिया। हम अलग अलग डिवाइस ले रहे हैं ताकि हम एक्सप्लेन कर पाए कि एक्चुअली डिवाइस किस डिवाइस का क्या रियल इंडस्ट्री में रियल इन्वायरमेंट में कैसे यूज होती है और कैसे वर्क करती है। होगा क्या, एक नेटवर्क यहाँ पे 1.0 का चल रहा है और यहाँ पे 4.0 का चल रहा है। क्लास ए की आईपी है और क्लास सी की आईपी है। एक क्लास सी का एनआईडी हमें दिया हुआ है और क्लास ए का एनआईडी या सबनेट यहाँ पे दिया हुआ है। दोनों नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए अब हमें जो रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो किसी लेयर 3 डिवाइस की जरूरत पड़ेगी।
हमें एक ऐसी डिवाइस चाहिए जो लेयर 3 के ऊपर काम करती हो, मीन्स नेटवर्क लेयर के ऊपर काम करती हो। ये जो डिवाइस है लेयर 3 के ऊपर काम करती हो। अब ये क्या हो सकता है, या तो आप L3 एक स्विच ले लें या फिर आप राउटर ले लें। ठीक है, जो लेयर 3 डिवाइस होती है उसका सीधा सा काम होता है, अभी एक चीज आपको और यहाँ पे बताते चलूं कि जो हब होता है या रिपीटर होता है ये OSI मॉडल के फिजिकल लेयर पे काम करते हैं, और जो अपना लेयर 2 स्विचेज होते हैं, जो जो हमने स्विच 1 स्विच 2 स्विच 3 इंस्टॉल किया, ये एप्लीकेशन लेयर के डेटा लिंक लेयर में काम करते हैं। इसीलिए डेटा लिंक लेयर को लेयर 2 भी कैलकुलेट किया जाता है। नीचे से जब आप देखेंगे फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर, तो इनको जो स्विचेज होते हैं इनको लेयर 2 डिवाइसेस भी बोलते हैं, मीन्स ये OSI मॉडल के लेयर 2 के ऊपर काम करती है। हब और रिपीटर फिजिकल लेयर में काम करते हैं। L3 स्विचेज या राउटर जो डिवाइसेस की कैपेसिटी या क्वालिटी आप समझ लीजिए, जिस डिवाइसेस की प्रॉपर्टी होती है कि राउटिंग करा सके, दो डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट करा सके, उन डिवाइसेस को हम लेयर 3 डिवाइस बोलते हैं। ऐसी डिवाइसेस नेटवर्क लेयर में काम करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक राउटर लिया। अब हमने यहाँ पे एक चीज और लगानी पड़ेगी, सपोज हमने बोला कि दोनों ऑफिस के बीच का जो डिस्टेंस है वो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। मैं हर उस डिवाइस को यहाँ पे यूज करके आपको बताऊंगा जो रियल इंडस्ट्री में यूज होती है। 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में हमारी दो ऑफिसेस या दो ब्रांचेज हैं। यहाँ से हमने किसी एक थर्ड पार्टी को बोला कि हमको आप OFC केबल एक ले करके दीजिए, जो सिंगल मोड का होना चाहिए, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो 3 किलोमीटर का है। मल्टी मोड का जो फाइबर होगा वो इतना सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, एक OFC केबल यहाँ पे डाल दी गई। एक OFC केबल के थ्रू हमने किसी पार्टी को बोला कि आप हमको यहाँ से यहाँ तक OFC केबल ले करके दे दीजिए और उसका टर्मिनेशन करा दीजिए दोनों एंड पे, बस बाकी आगे का काम हम लोग कर लेंगे। तो एक पार्टी को उन्होंने बोला, एक थर्ड पार्टी आई, उन्होंने अब ब्रांच 1 से ब्रांच 2 के बीच में एक OFC केबल ले कर दी जो सिंगल मोड की OFC केबल है, और उनका टर्मिनेशन एक LIU डिवाइस होती है, उसके अंदर उन्होंने स्प्लाइसिंग की। स्प्लाइसिंग करने के बाद जो स्प्लाइसिंग होती है उसी को फाइबर का टर्मिनेशन बोलते हैं। जैसे ही फाइबर यहाँ पे टर्मिनेट हो गए, फाइबर टर्मिनेशन में जो इक्विपमेंट्स लगते हैं उन्होंने जो छोटे छोटे इक्विपमेंट लगते हैं उनको बोलते हैं पिगटेल, कपलर एंड पैच कॉर्ड्स, फाइबर पैच कॉर्ड्स वगैरह लगेंगे, मीडिया कन्वर्टर लगेगी, मॉड्यूल लगेंगे। तो होगा क्या, जब यहाँ पे 6 कोर का सपोज हमने फाइबर डाला, 6 कोर को आपने यहाँ पे प्रॉपर टर्मिनेट करा लिया। अब LIU से कनेक्शन स्विच के अंदर डालने के लिए एक यहाँ पे मीडिया कन्वर्टर आता है, या फिर आपका फाइबर मॉड्यूल्स आते हैं। दोनों में प्राइस का, कॉस्ट का डिफरेंट है, स्पीड का डिफरेंट है। मीडिया कन्वर्टर थोड़ा सा स्लो होता है और काफी सारे डिफरेंट होते हैं, उनकी बात अपन आगे कर लेंगे। सपोज यहाँ पे हमने एक मीडिया कन्वर्टर लगाया और मीडिया कन्वर्टर में यहाँ से एक फाइबर का पैच कोड मीडिया कन्वर्टर में डाल दिए। रख लेते हैं, बना देते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। एक साइड में बना देता हूँ, सेम चीज समझ लीजिएगा, दूसरे साइड पे भी लगेगा। यहाँ पे मीडिया कन्वर्टर करके एक डिवाइस लगेगी, यहाँ से आप एक पैच कोड आएगा जिसको हम बोलेंगे OFC का पैच कोड। OFC का पैच कोड आपने यहाँ पे लगाया और मीडिया कन्वर्टर में आपने कनेक्शन दे दिया। यहाँ से एक केबल निकलेगी और जो हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया था, अब इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब ये जो कनेक्शन होगा ये थ्रू मीडिया कन्वर्टर स्विच 1 में सपोज हमने यहाँ पे कनेक्शन डाल दिया। सेम चीज इधर भी जो डायरेक्ट केबल लगी है, ये इतना इक्विपमेंट जो यहाँ पे लगे हुए हैं ये सब लगेंगे, तो इसको जस्ट आप कंसीडर कर लीजिएगा। एक OFC केबल हमने यहाँ से डाली दो डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट कराने के लिए। नेटवर्क
क्लास सी को और क्लास ए को कम्युनिकेट कराने के एक राउटर बीच में डाला। राउटर के अंदर हमने या तो स्टैटिकली राउट्स डाल दिए या हमने डायनेमिकली उसमें कॉन्फ़िगरेशन करके कुछ प्रोटोकॉल्स EIGRP और REAP OSPF ये यूज किए और 2 डिफरेंट नेटवर्क को आपस में हमने कम्युनिकेट करा दिया। अब यहाँ पे जो यूजर बैठे हुए हैं वो बड़ी आसानी से इस एप्लीकेशन सर्वर को यहाँ से एक्सेस कर रहे हैं और एक्सेस करके डेली का उसमें डेटा एंट्री कर रहे हैं और वो सारा कुछ डेटा जाके यहाँ पे लोकली सेव हो रहा है इस सर्वर के ऊपर। ठीक है, यहाँ तक हमारा बिजनेस सारी चीजें प्रॉपर चल रही थी। 1-2 साल बिजनेस बढ़िया सा चला। उसके बाद ऑल ऑफ सडन बिजनेस में बड़ा बूम आया और इसकी रिक्वायरमेंट दूसरे स्टेट में भी होने लगी। सपोज ये बिजनेस मेरा MP स्टेट में अभी स्टेबल था, अभी UP स्टेट में भी सेम बिजनेस का रिक्वायरमेंट आने लगा कि हाँ इनका प्रोडक्ट काफी अच्छा है, ये सेम टाइम के प्रोडक्ट्स यदि हमें यहाँ भी मिलने लगे तो काफी अच्छा रहेगा, मार्केटिंग आपकी अच्छी बढ़ गई, आपका बिजनेस अच्छा बढ़ा। तो आपने प्लान किया कि ठीक है अब हम दूसरे स्टेट में भी एक बिजनेस सेम अपने बिजनेस की एक ब्रांच डालेंगे और वहां भी अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे। तो आपने यहाँ पे एक काफी बड़ा ऑफिस आपने डेवलप किया। ठीक है, बट वहां भी कंडीशन आपने यही रखा कि जो भी नेटवर्क वहां पे डेवलप होगा, हमारा सपोज यहाँ पे बिल्डिंग बन गया, सब कुछ हमारा प्रोडक्ट बिल्डिंग बन के सारा कुछ रेडी हो गया नेटवर्किंग करने के लिए, आपने नेटवर्क इंजीनियर को अब आपका बिजनेस आगे अच्छा बढ़ चुका है और आपने एक नेटवर्क इंजीनियर को हायर कर लिया है, नेटवर्किंग की पूरी आपने टीम बना ली। जैसे जैसे एम्प्लॉय बढ़ते जाएंगे तो आप डिफरेंट टाइप के एम्प्लॉय चाहिए ना, आपको एडमिन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय चाहिए जो आपका बाकी एडमिनिस्ट्रेटिंग वर्क देखेंगे कि व्हीकल्स का अरेंजमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीजें वो सब देखेंगे। HR डिपार्टमेंट आपने रख लिया, IT में भी आपने नेटवर्क इंजीनियर हायर किया, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आपने हायर किया, नीचे डाउन द लाइन काम करने के लिए आपने दूसरे नेटवर्क इंजीनियर, साइट इंजीनियर्स आपने हायर कर लिए, जो आपका अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग, क्योंकि एक बंदा तो इतना सारा काम कर नहीं सकता, तो ब्रांच ऑफिस के लिए आपने एक नेटवर्क इंजीनियर हायर किया। ब्रांच ऑफिस 2 थोड़ा सा आपका बड़ा था जहाँ पे आपने एक लोकल साइट नेटवर्क इंजीनियर, उसके साथ एक नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर आपने हायर किया। ये जो तीसरा ब्रांच ऑफिस आपका बन रहा है ये काफी बड़ा बनने वाला है, तो यहाँ पे आप एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हायर करेंगे, उसके नीचे आप नेटवर्क इंजीनियर हायर करेंगे, उनके नीचे नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर हायर करेंगे। तो इस टाइप से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है, काम भी ऐसे ही मिलता है लोगों को मार्केट में। तो आपने दूसरे जगह पे एक अपना प्रॉपर ऑफिस सेटअप कर लिया और सारा ऑफिस बन गए, रेडी हो गया है, अब ये यूज होने के लिए ब्रांच 3 आपने यहाँ पे डेवलप कर ली पूरी तरह से। बट यहाँ भी कंडीशन यही थी कि हमारे पास एप्लीकेशन सर्वर जो हम पहले चला रहे थे वो काफी अच्छा, हमने काफी बड़ा एप्लीकेशन सर्वर लगा लिया था, काफी अच्छा परफॉर्मेंस है, सेम एप्लीकेशन है, अभी एप्लीकेशन के लिए मैं अलग से खर्चा नहीं करना चाह रहा हूँ। तो एप्लीकेशन सर्वर आप उसी को यूज करिए, अलग बात है उसकी रिडंडेंसी और बाकी चीजों के लिए आप यहाँ पे दूसरा डेटाबेस आपने अलग से बना लिया, एक 2 एप्लीकेशन सर्वर रख लिए, एक प्राइमरी एक बैकअप, वो अलग मैटर हो गया, बट एप्लीकेशन मुझे सेम यूज करना है जो पहले हमने डेवलप किया था। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि यदि इन दोनों ऑफिसेज या ब्रांच ऑफिसेज के बीच में जो डिफरेंट है वो थोड़ा सा ज्यादा है। सपोज हम यहाँ पे पकड़ लेते हैं कि ये 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस के बीच में, तो इतना बड़ा फाइबर ले तो आप कर सकते हैं, बट इतना बड़ा फाइबर ले करने का जो कॉस्ट आएगा वो बहुत ज्यादा आएगा। तो कोई भी कंपनी इस टाइप का नॉन इंटेलिजेंट वर्क नहीं करती है, वो यहाँ पे हायर करते हैं या बात करते हैं, हायर नहीं करना चाहिए, वो यहाँ पे बात करते हैं ISP से, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उनसे बात करते हैं, क्योंकि उनका नेटवर्क ऑलरेडी सभी जगह डेवलप होता है, उनका जो नेटवर्क चल रहा है मोबाइल नेटवर्क या डेटा नेटवर्क, उन्हीं से हम बात करते हैं और उनको बोलते हैं कि भैया मेरा एक ऑफिस है, इस ऑफिस को इस ऑफिस से एक हमारा कनेक्टिविटी दे दीजिए जो प्राइवेट कनेक्टिविटी भी हो और उसी के ऊपर मुझे एक इंटरनेट का एक्सेस भी मिल रहा है। तो आप यहाँ पे आपने सपोज किसी एक सर्विस प्रोवाइडर को बोला जिसका फाइबर ऑलरेडी ले होके रखा है और उन्होंने आपके इस राउटर से, ऐसा नहीं करना चाहिए, यहाँ पे इसको ऐसा बनाना चाहिए। आप जब आप ISP लेंगे तो ISP डिपेंड करता है कि जो ISP से लिंक ले रहे हैं वो मैनेजेबल ले रहे हैं या अनमैनेजेबल ले रहे हैं। सपोज हमने यहाँ पे एक मैनेजेबल लिंक लिया और ISP का एक यहाँ पे, जब आप मैनेजेबल लिंक लेंगे तो ISP क्या करती है कि अपना खुद का राउटर इंस्टॉल करती है आपके लोकल साइट पे। तो उन्होंने यहाँ पे एक राउटर इंस्टॉल किया और ऑलरेडी उनकी कनेक्टिविटी जो बनी हुई थी उन्होंने हमारे इस ऑफिस को अपने एग्जिस्टिंग कनेक्टिविटी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और
इसका कनेक्शन मेरे इस राउटर पे डाल दिया। अब इस राउटर पे थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना पड़ेगा। एक हमने सपोज एक स्टैटिक राउट डाल दिया कि इंटरनेट का जो भी ट्रैफिक आएगा 000 करके उसके सारे ट्रैफिक पूरे ट्रैफिक को उठा के आप इस पोर्ट की तरफ बढ़ा देना। तो ये कॉन्फ़िगरेशन पार्ट अलग हो गया, इसको बाद में देखेंगे। तो जो ये आपस में दो लाइन कम्युनिकेट आपके हो रहे थे एक राउट के थ्रू, तो वो हो ही रहे थे। अब इस राउटर के ऊपर हमने एक लगाया कि 000 मीन्स की कोई भी ट्रैफिक इस राउटर के ऊपर आएगा उसको सिंपली आपको इस पोर्ट की तरफ फॉरवर्ड कर देना है। तो यहाँ का यूजर हो या यहाँ का यूजर हो, कोई भी यूजर हो यहाँ पे आएगा, और यदि वो उसको सिंपल सा इंटरनेट का एक्सेस चाहिए तो ये यहाँ से बाहर चला जाएगा और इस तरफ उसको इंटरनेट का एक्सेस जो आईएसपी ने अपना राउटर लगाया हुआ है, अपने राउटर के थ्रू वो उसको इंटरनेट का एक्सेस यहाँ पे दे देगा। अब इसके बैकएंड में भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन होता है। यदि उसकी डिटेल की बात करूं तो सपोज यहाँ पे एक आईएसपी का राउटर है, उसने अपना फाइबर ले किया हुआ है अपने टावर तक, फिर उनके एक टावर से दूसरे टावर की कनेक्टिविटी है यूबीआर या आरएफ के थ्रू। ये फिर ऐसे बैकएंड में कनेक्टिविटी होते होते उनके डेटा सेंटर तक जाता है। ठीक है, तो यहाँ से यदि इंटरनेट के लिए इन दोनों में से इन ब्रांच ऑफिस 1 या ब्रांच ऑफिस 2 में से किसी यूजर को इंटरनेट के लिए जाना हो तो इस राउटर पे आएंगे, यहाँ से जाके आईएसपी के राउटर के पास जाएंगे और यहाँ से वो अपना इंटरनेट एक्सेस कर लेंगे। बट यदि उनको ब्रांच 3 से कम्युनिकेशन करना है या ब्रांच 3 के जो यहाँ पे एम्प्लॉयज बैठे हैं वो इस एप्लीकेशन को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक टनल क्रिएट किया वीपीएन का। कंट्रोल जेड करते हैं, इससे बनाते हैं। यही जो मेरा लिंक इंटरनेट का दिया हुआ था, इसी लिंक के अंदर की ये मैं बात कर रहा हूँ, ये अलग से कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। यहाँ पे एक VPN का कॉन्फ़िगरेशन किया गया और इसी इंटरनेट के लिंक के अंदर एक VPN का टनल बना दिया गया। जब भी हमें अपना ब्रांच 3 से कम्युनिकेशन करना हो या ब्रांच 3 के यूजर्स को यहाँ पे इस एप्लीकेशन सर्वर को एक्सेस करना हो, तो वो VPN के थ्रू राउटर पे आएंगे। राउटर से आने के बाद इस ऑफिस ब्रांच ऑफिस 1 के नेटवर्क पे आएंगे और यहाँ से वो हब के ऊपर जाएंगे। हब से एप्लीकेशन सर्वर कनेक्टेड है और रिवर्स ट्रैफिक वापस यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ पे जो यूजर्स बैठे हैं, जो एम्प्लॉय बैठे हैं, उनको एप्लीकेशन सर्वर एक्सेस हो जाएगा। बट यहाँ पे अभी आप देख रहे होंगे कि सारा तीनों ब्रांचेज ऑफिस मेरे आपस में प्रॉपर कम्युनिकेट हो रहे हैं, तीनों को इंटरनेट एक्सेस मिल रहा है, सब कुछ ओके है। ठीक है, यहाँ पे एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो मुझे लग रहा है अपने नेटवर्क में अब, क्योंकि मेरा बिजनेस बड़ा हो चुका है, मेरा नेटवर्क धीरे धीरे बढ़ रहा है, बट सारा कुछ मेरे नेटवर्क में ओपन है। सारा कुछ ओपन इन द सेंस इंटरनेट का जो भी ट्रैफिक मींस जो हमने इंटरनेट की कनेक्टिविटी ली है वो डायरेक्ट राउटर से कनेक्टेड है, उसमें किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं लगी है। यहाँ पे जो यूजर्स हैं, यहाँ पे जो यूजर्स हैं, यहाँ पे जो यूजर हैं, तीनों ब्रांच 1 ब्रांच 2 ब्रांच 3 के जो एम्प्लॉयज हैं, वो जब चाहे जो चाहे खाली समय में या वर्किंग टाइम पे ही वो अपना काम ना करके कोई जीमेल चला रहा है, कोई फेसबुक चला रहा है, कोई ट्रेडिंग साइट्स पे काम कर रहा है, कोई यूट्यूब में वीडियोस देख रहा है, इस टाइप का। और इन्हीं साइट्स के थ्रू कई बार हैकर्स आपके नेटवर्क में एंटर करते हैं और हैक करके सपोज आपका एप्लीकेशन सर्वर जो बना हुआ था उसका पूरा डेटाबेस क्रैश कर दिया, आपका एप्लीकेशन क्रैश कर दिया, तो आपके लिए काम बढ़ गया। या तो फिर वो जो पेमेंट मांगते हैं बिटकॉइन वगैरह में, उनको पे करिए। सपोज एक रैंसमवेयर वायरस का अटैक हो गया और उन्होंने आपसे बिटकॉइन में पेमेंट मांगी, या तो उनको आप पेमेंट दीजिए जो कि बहुत बहुत ज्यादा होती है, जो आपके बिजनेस में एक बुरा इम्पैक्ट डालेगी। और एक बार पेमेंट करने के बाद कोई श्योरिटी नहीं है कि दूसरी बार वो यहाँ पे अटैक नहीं करेंगे। तो आपका पूरा नेटवर्क अभी इंटरनेट लिंक के ऊपर जा रहा है, जहां से वीपीएन के थ्रू तो जो कनेक्शन है वो सिक्योर है, एंड टू एंड पॉइंट टू पॉइंट एक वीपीएन कॉन्फ़िगर किया आपने जो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में आपका कम्युनिकेशन करा रहा है। बट इंटरनेट के लिए जब भी आप जाते हैं तो सीधा राउटर से इंटरनेट के ऊपर चले जाते हैं, अपने राउटर पे गए, एसपी के राउटर पे गए और सीधा इंटरनेट के ऊपर निकल गए। तो यहाँ पे आपका बिजनेस बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। इस बिजनेस को सिक्योर करने के लिए हमें एक ऐसी डिवाइस चाहिए जिसके ऊपर मैं प्रॉपर फिल्टरिंग लगा सकूं, अपने ट्रैफिक की फिल्टरिंग कर सकूं कि जो एम्प्लॉयज मेरे ब्रांच 1 ब्रांच 2 ब्रांच 3 में बैठे हुए हैं, ये सभी मैं जिस साइट को चाहूं उस साइट को एक्सेस कर सकें, अपनी पर्टिकुलर साइट्स को मैं ब्लॉक कर सकूं, पर्टिकुलर ट्रैफिक को मैं चाहूं तो ब्लॉक कर सकूं, नॉर्मल इंटरनेट एक्सेस मैं दे सकूं। उसके लिए यहाँ पे क्या किया गया, या थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अब जो मेरा कनेक्शन ये डायरेक्ट यहाँ पे हो रहा था, इसको मैं चेंज करूंगा
और कंसीडर करिए कि ये एक यहाँ पे हमने लगा दिया फायरवॉल। तो फायरवॉल एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके ऊपर आप अपना FIREWALL, जिसके ऊपर आप कंटेंट फिल्टरिंग, ट्रैफिक की फिल्टरिंग करते हैं कि किस ट्रैफिक को आपको इंटरनेट के ऊपर अलाउ करना है, किस ट्रैफिक को आपको डिनाई करना है, कौन से पोर्ट्स आपको इंटरनेट के ऊपर ब्लॉक रखने हैं। इस टाइप की सारी कॉन्फ़िगरेशन आप फायरवॉल के ऊपर कर सकते हैं। तो फायरवॉल का जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो ये है कि आप यहाँ पे ट्रैफिक की फिल्टरिंग करते हैं, कौन से ट्रैफिक को अलाउ करना चाह रहे हैं। जीमेल को यहाँ से अलाउ करना है, कर दिया। फेसबुक, ट्रेडिंग साइट्स, यूट्यूब को ब्लॉक करना है, ब्लॉक कर दिया। तो इस टाइप की चीजें आप यहाँ पे फायरवॉल के ऊपर कर सकते हैं। अब जो आपका ISP का कनेक्शन था जो डायरेक्ट राउटर के ऊपर था, उसको आप क्या करेंगे, थोड़ा चेंज करेंगे और उसको लेके आएंगे फायरवॉल के ऊपर और अपने राउटर का कनेक्शन करेंगे आप अपने अब फायरवॉल से। अब इसके ऊपर जो 000 का ट्रैफिक एक आपने राउट डाला था जो इस राउटर ISP का राउटर की तरफ जा रहा था, उसको आप बताएंगे कि वो सारा ट्रैफिक लेके अब मेरे फायरवॉल के ऊपर जाए। यहाँ पे होगा क्या कि जो भी ब्रांच 2, ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3 के जो भी यूजर, यहाँ से भी जो यूजर अभी अभी इस तरफ थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि ये अभी भी यहाँ से डायरेक्ट इंटरनेट के एक्सेस कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे अभी डिवाइस की जस्ट बात कर रहा हूँ। तो वो समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि जो ब्रांच 1 और ब्रांच 2 के यूजर का जितना भी ट्रैफिक है, अब वो आपके इस राउटर के थ्रू फायरवॉल के पास आएगा। फायरवॉल वहाँ पे पॉलिसीज अपनी चेक करेगा कि मेरे ऊपर क्या क्या पॉलिसी लगी हुई है, मेरे में एप्लीकेशन फिल्टरिंग क्या लगा। सपोज कोई यहाँ से आपने एप्लीकेशन एक्सेस किया www.gmail.com, www.facebook.com, यहाँ पे जो एक यूजर बैठा है इसने एक्सेस किया facebook.com, वो ये इस राउटर स्विचेज के थ्रू होते हुए ये राउटर के पास जाएगा, यहाँ फायरवॉल पे आएगा। फायरवॉल अपनी एप्लीकेशन प्रॉपर्टी पे जाके चेक करेगा कि कौन कौन से एप्लीकेशन अलाउड है, कौन कौन से एप्लीकेशन डिनाई है। यदि जीमेल या फेसबुक अलाउड है तो उसको वो आगे बढ़ने देगा, अदरवाइज उस ट्रैफिक को यहीं पे वो डिनाई कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने फायरवॉल लगा दिया और फायरवॉल के थ्रू आप अपना प्रॉपर ट्रैफिक की फिल्टरिंग कर पा रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, आपका यहाँ तक सारा बिजनेस सारा कुछ प्रॉपर चल रहा है, सब कुछ बेहतरीन चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। बट एक छोटा सा रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट का यहाँ पे और आता है कि एक जो हमने ब्रांच 3 यहाँ पे डाला है, ब्रांच 3 मीन्स हमने दूसरे स्टेट पे एक अपना बिजनेस ऑफिस ओपन किया था। वहां पे ऑल ऑफ सडन मेरा बिजनेस और आगे ग्रो कर गया और मुझे यहाँ पे एक छोटा सा ब्रांच ऑफिस और डालना चाह रहा हूँ जो ब्रांच 3 से जस्ट 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। बट मैनेजमेंट कह रही है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं पहले पूरा प्लॉट परचेस करूँ, फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करूँ, फिर बिल्डिंग के अंदर हम अपनी बाकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें, फिर IT वाले को बोलें तो अपनी केबलिंग्स वगैरह करें और हमें नेटवर्क वगैरह सारा कुछ एक्सेसिबल करके दें जो ब्रांच ऑफिस 1 में मेरा एप्लीकेशन सर्वर रखा हुआ है उसे एक्सेस कर पाएँ। तो यहाँ पे मैं सीधा सा क्या करूँगा कि हमारा जो लैंड डिपार्टमेंट था उसने बात किया और एक बना बनाया प्रॉपर जो यहाँ पे बिल्डिंग था उसको परचेस कर लिया। देन यहाँ से क्या होगा, मैनेजमेंट ने अपने नेटवर्क इंजीनियर्स को या नेटवर्क एडमिन को बोला कि हमें जो यहाँ पे ऑफिस है फटाफट आप 2 दिन में सेटअप करके दीजिए। इतना टाइम नहीं है कि प्रॉपर फाइबर केबल लेइंग कर सके, उनका टर्मिनेशन हो और यहाँ से इंटरनेट का एक्सेस वगैरह करके यहाँ पे दे पाए। तो इस सिनारियो में, इस केस में आप क्या करेंगे, जो नेटवर्क एडमिन को एक बेस्ट सोल्यूशन और जो एकदम फास्ट कर सके वो सोल्यूशन जो उन्हें लगा, उनको ये लगा कि एक हम यहाँ पे RF इंस्टॉल करते हैं इस बिल्डिंग के ऊपर और एक RF इंस्टॉल करते हैं इस बिल्डिंग के ऊपर, क्योंकि फाइबर ले करने जाएंगे उनका टर्मिनेशन करेंगे तो उसमें जाएगा टाइम और उतना टाइम मैनेजमेंट के पास है नहीं। मैनेजमेंट ऑलरेडी हमें बोल चुका है कि 2 दिन के अंदर मुझे नेटवर्क यहाँ पे अब चाहिए, प्रॉपर सेटअप हमारा सब कुछ हो चुका है और हमें ओपनिंग करना और बिजनेस रन करना है। तो होगा क्या है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ने सोचा कि एक काम करते हैं कि जो मेरा नेटवर्क ब्रांच ऑफिस 3 में यहाँ पे चल रहा है उसको मैं सीधा सा एक RF इस बिल्डिंग में इंस्टॉल करता हूँ और एक RF इस बिल्डिंग में इंस्टॉल करता हूँ और एक थ्रू RF यहाँ पे कनेक्टिविटी हम लोग दे देते हैं। यहाँ से थ्रू RF एक कनेक्टिविटी सपोज आपने दे दी, इस तरह RF का कुछ सिंबल होता है, मीन्स यदि बता रहा है कि वायरलेस के थ्रू आपका कम्युनिकेशन हो रहा है। तो आपने एक RF यहाँ पे इंस्टॉल किया, उसका कॉन्फ़िगरेशन किया, यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग आपके पास स्विच थे उस स्विच से आप एक केबल उठाएंगे और एक केबल इसके लैन पोर्ट पे डालेंगे और एक
केबल आप इसके पीओई पोर्ट पे डालेंगे ताकि इसको पावर मिल जाए। तो जैसे ही आपने यहाँ पे लैन का केबल अपना कनेक्शन किया, इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन किया, वो पूरा लैन थ्रू वाईफाई या थ्रू आरएफ, ठीक है, वायरलेस मीडियम के थ्रू यहाँ से सारा नेटवर्क पास होके आपका जो नया ब्रांच यहाँ पे डेवलप हुआ, जिसका नाम आपने रखा ब्रांच 4, ब्रांच 4 में आपका सारा नेटवर्क यहाँ से पास होके सॉरी ब्रांच 3 से आपका सारा नेटवर्क थ्रू आरएफ या वायरलेस मीडियम को यूज करके ब्रांच 4 में आपका सारा नेटवर्क पहुंच गया। अब आप यहाँ पे नेटवर्क इंजीनियर के पास एक और चैलेंज आ गया कि जो बनी बनाई बिल्डिंग्स यहाँ पे बिल्डिंग यहाँ पे कंपनी ने परचेस की है, वहां पे यदि मैं यूजर्स सपोज बैठे हुए हैं 50 यूजर्स यहाँ पे हैं, यहाँ भी 100 यूजर है, कुछ भी आप समझ लो 50 यूजर हैं या 50 एम्प्लॉई हैं, यहाँ पे 50 एम्प्लॉई काम कर रहे हैं। सभी के लिए मैं केबलिंग करूंगा, कैट6 का केबल यहाँ पे एक स्विच मैंने लगा दिया। एक चीज और समझते हैं, यहाँ पे आरएफ से हमने एक केबल निकाला और यहाँ पे एक स्विच इंस्टॉल कर दिया और आरएफ का कनेक्शन उस स्विच के ऊपर हमने यहाँ पे कर दिया। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्विच हमने एक लगा दिया और यहाँ से इसका कनेक्शन इसके ऊपर हमने यहाँ पे डाल दिया। अब स्विच के ऊपर जो हमारे पोर्ट्स हैं, अभी उसके अंदर हमने वीलैनिंग वगैरह से कुछ भी नहीं किया हुआ, किसी भी पोर्ट के ऊपर हम कनेक्शन करेंगे प्रॉपर, हमें ब्रांच 3 से एक आईपी यहाँ पे असाइन हो जाएगी और यहाँ पे हमारे एम्प्लॉय जो बैठे हुए हैं वो ब्रांच 3 का जितना भी ट्रैफिक है वो थ्रू VPN के थ्रू और ब्रांच 1 से कम्युनिकेटेड और एप्लीकेशन सर्वर वहां से यहाँ एक्सेस हो रहा है और सेम एप्लीकेशन सर्वर हमें ब्रांच 4 के ऊपर भी एक्सेस करना है। तो यहाँ पे करेंगे क्या, अब नेटवर्क इंजीनियर के पास चैलेंज आएगा कि कैट6 लैंग पे जाएंगे, फिर उनका नेटवर्क रैक के ऊपर पैचिंग करेंगे, फिर पैच कॉर्ड्स लगाएंगे, प्रॉपर एक एक केबल को टैगिंग करेंगे, फेरूल वगैरह से लगाएंगे उनमें नंबरिंग वगैरह करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। तो उन्होंने सीधे सी मैनेजमेंट से बोला कि यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ बैठेंगे उनको आप सारे लैपटॉप यूजर्स रखिए या फिर ऐसे डेस्कटॉप यूजर भी हो तो कोई प्रॉब्लम, मीन्स आप जो एसेट देंगे उनको, जो नोट्स देंगे वो या तो लैपटॉप दीजिए या फिर जो डेस्कटॉप देंगे तो डेस्कटॉप वायरलेस कार्ड के साथ होने चाहिए। तो उन्होंने सिंपल सा यहाँ पे एक दिमाग लगाया और इस स्विच के थ्रू एक केबल निकाली और यहाँ पे उन्होंने एक वायरलेस कंट्रोलर लगाया, यहाँ पे एक उन्होंने WLC इंस्टॉल किया जिसको वायरलेस कंट्रोलर बोलते हैं, और वायरलेस कंट्रोलर के थ्रू जितनी भी फ्लोर्स हैं, सपोज 2 फ्लोर हैं तो यहाँ पे 2 एक्सेस पॉइंट इन्होंने यहाँ पे, एक एक्सेस पॉइंट फर्स्ट फ्लोर में और एक एक्सेस पॉइंट फर्स्ट फ्लोर में डाला, एक एक्सेस पॉइंट सेकंड फ्लोर में डाला और WLC के थ्रू एक वायर उठाएंगे और ये एक्सेस पॉइंट में कनेक्ट करेंगे और एक कनेक्शन उठाएंगे इस एक्सेस पॉइंट में कनेक्ट करेंगे। तो ये जो मेरा दोनों हो गई, ये हो गए एक्सेस पॉइंट, ठीक है। तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ने सीधा सा दिमाग लगाया, वायरलेस कम्युनिकेशन आरएफ के थ्रू उन्होंने करा दिया ब्रांच 3 और ब्रांच 4 के बीच में। ब्रांच 4 में उन्होंने वायरलेस कंट्रोलर लगाया, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर में एक्सेस पॉइंट लगाए और WLC से कनेक्शन करके कॉन्फ़िगरेशन करके सब कुछ ओके कर दिया। एक दिन के अंदर सारा काम हो गया, वहां पे एम्प्लॉयज आ गए, लैपटॉप यूजर्स बैठे, डेस्कटॉप, क्योंकि अभी ये लेटेस्ट में तो डेस्कटॉप भी ऐसे आ रहे हैं जिसमें वायरलेस कार्ड इनबिल्टेड होता है बोर्ड के अंदर, तो वो सारे यूजर्स एक्सेस पॉइंट के थ्रू अपना नेटवर्क थ्रू वायरलेस कनेक्ट हो गए और अपना नेटवर्क में कम्युनिकेशन करने लगे और सारा बिजनेस रन हो गया। तो यहाँ पे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ने अपने दिमाग का यूज करके सारा नेटवर्क एक दिन में स्टेबल कर दिया, सारी चीजें एक दिन में रेडी करके दे दी। तो इस तरह सारा नेटवर्क जो रियल वर्ल्ड में होता है, जो रिक्वायरमेंट्स आती है मैनेजमेंट की, उनको समझना पड़ता है और उनको इस तरह से इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। इसमें अभी आगे और काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। मैनेजमेंट ने बोला कि जितने भी मेरे सारे ऑफिसेस लगे हुए हैं, सभी ऑफिसेस में अब मुझे सीसीटीवी चाहिए, क्योंकि विदाउट सीसीटीवी मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है कि कहाँ पे कितना बिजनेस हो रहा है या जो भी थेफ्ट वगैरह हो रही है उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो सारे ऑफिसेस के अंदर मुझे सीसीटीवी चाहिए और उसका जो एनवीआर हम लगाएंगे, सपोज एक यहाँ पे 128 चैनल का 128 चैनल का, पहले मैं इसको थोड़ा सा ऐसा कर लेता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ, मैं एडिशनली आपको ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। सारे ऑफिसेस पे एक एक
2-2, 4-4, 10-10 जितना भी सीसीटीवी लगाना हुआ, सीसीटीवी का रिक्वायरमेंट आया, आपने यहाँ सीसीटीवी फिक्स किए, यहाँ सीसीटीवी फिक्स किए, और आपने जो एक्सेस इसका जो एनवीआर रखा 128 चैनल का सीपी प्लस का आपने एक एनवीआर लिया, और 10-10, 20-20 जितने आपके कैमरे हैं सबको आपने, क्योंकि आपका सारा नेटवर्क अभी आपस में कम्युनिकेटेड है, तो जो यहाँ पे नेटवर्क चल रहा है तो उस नेटवर्क का आईपी इस सीसीटीवी में, जो यहाँ नेटवर्क चल रहा है इस नेटवर्क का आईपी आपने यहाँ के सीसीटीवी में, जो यहाँ नेटवर्क चल रहा है उसका आईपी आपने यहाँ के नेटवर्क के सीसीटीवी में दिया, और सारे सीसीटीवीज को आप यहाँ पे एनवीआर में ला करके आपने प्रॉपर इसको कनेक्ट कर दिया, और आपने मैनेजमेंट को बताया कि ये आपका एनवीआर है जिसका आईपी एड्रेस ये है, और एप्लीकेशन एक छोटा सा आपने यहाँ पे इंस्टॉल करके एक जगह जहाँ पे मैनेजमेंट के लोग बैठते हैं जिनको सीसीटीवी मॉनिटरिंग की जरूरत है, जैसे सिक्योरिटी वाले हो गए, सिक्योरिटी वालों को आपने 2 सिक्योरिटी वालों को हायर किया, और या सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में आपने प्रॉपरली बोल दिया कि ये एक सीसीटीवी का मॉनिटर लगा हुआ है, यहाँ पे आपको 24/7 आपके सीसीटीवी डिस्प्ले होंगे, आप बंदे यहाँ पे लगाइए जो सर्विलेंस करते रहे कि आपका किस साइड पे किस ब्रांच में क्या चल रहा है, कोई थेफ्ट वगैरह तो नहीं हो रही, इस टाइप की जो भी अनवांटेड एक्टिविटीज हो रही हैं वो मॉनिटर होने लगी। तो इस तरह का और बाकी चीजें भी आप कर सकते हैं, इनका कॉन्फ़िगरेशन और सब कुछ धीरे-धीरे हम लोग सीखेंगे। तो आई होप गाइस मैंने यहाँ पे ट्राई किया कि सारी नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं, कोई भी ऐसी नेटवर्क डिवाइसेस मेरे हिसाब से मिस नहीं हुई है। यहाँ पे रिपीटर करके एक डिवाइस जो हमने लिखा था वो शायद मिस हो गई है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसा हब होता है, हब का एक नेटवर्क यहाँ से निकला और दूसरे हब के साथ यहाँ पे मैं अब अलग से उसको आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक यहाँ पे आपने और हब लगाया और यहाँ से आपने एक कनेक्शन स्टेबल करके यहाँ से यहाँ पे आपने दे दिया। यहाँ से जो ट्रैफिक निकला थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से 500 मीटर या 1000 मीटर का डिस्टेंस होने की वजह से हब का जो सिग्नल था वो प्रॉपर इस हब तक नहीं जा पा रहा था। तो आपने क्या किया कि बीच में एक रिपीटर करके डिवाइस है, उसको आपने यहाँ पे इंस्टॉल कर दी। तो पहले ये कनेक्शन इस रिपीटर को आएगा, रिपीटर के ऊपर आएगा, रिपीटर क्या करेगा उस सिग्नल को बूस्ट अप करेगा, एम्पलीफाई करेगा और वापस उसको रिजनरेट करके यहाँ पे भेज देगा। ठीक है, दूसरे हब के पास। तो हब रिपीटर का काम है कि सिग्नल को बूस्ट अप करता है, एम्पलीफाई करता है। ठीक है, तो आई होप गाइज यहाँ पे आप सभी लोगों को पूरी नेटवर्क डिवाइसेस की वर्किंग क्या है, रियल वर्ल्ड में रियल इंडस्ट्री में कैसे उन नेटवर्क डिवाइसेस का यूज होता है, कैसे वो आपस में कम्युनिकेट करती हैं, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और ऑलरेडी आई होप कि ये मेरा वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो हम लोग इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।